एक्सरसाइज 10.2 इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर एक क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहां से हर एक सवाल कोई ना कोई सेट में किसी ना किसी एग्जाम में हर बार सीबीएसई में आ ही रखा है किसी ना किसी ईयर में। तो इसीलिए ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को एकदम सीरियसली देखना और ध्यान से समझना, आपको रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि हो सकता है कि वो इसके कॉन्सेप्ट के बेस पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले जो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आगे देखने ही वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पहले भी ये समझो कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.2 किस तरह सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन देखो, वो एमसीक्यू दे रखे हैं दो तीन शुरू में, तीन क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। अच्छा, तो एक सर्कल बना लो। अगर मैंने एक सर्कल बना लिया तो ये Q पॉइंट है और ये एक पॉइंट है P, इसको P पॉइंट, ये Q पॉइंट है, ये P पॉइंट है। तो इन्होंने बोला कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, ये टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट, तो इसकी जो लेंथ है ये है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर है, सेंटर यहां होगा O, तो सेंटर के और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो इन्होंने दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा। रेडियस यानी ये वाली चीज ये पूछ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। क्यों बन रहा होगा 90 डिग्री का एंगल? जो OP है वो परपेंडिकुलर होगा PQ के। क्यों होगा? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, थ्योरम नंबर 1 हमने पढ़ा है। तो अब आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हो कि नहीं? आपको रेडियस फाइंड करना है तो पाइथागोरस लगा दो। आप क्या करोगे, 25 का स्क्वायर और वो इक्वल आएगा r के स्क्वायर के और प्लस में 24 का स्क्वायर। जब आप सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर ऑप्शन ए इज द आंसर। आफ्टर यू विल सॉल्व तो पाइथागोरस से ये r की वैल्यू जो है 7 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें बोला है कि ये POQ जो ये 110 दे रखा है, हमें PTQ यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसको ना x मान लो थोड़ी देर के लिए। अब ध्यान से सुनना, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। TP और TQ टेंजेंट है ऑलरेडी कहते हैं, तो TP और ये रेडियस है तो ये पक्का 90 डिग्री का होगा, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, थ्योरम नंबर 1। एंड इसके बाद OQ जो है वो टेंजेंट इसके भी परपेंडिकुलर होगा। यानी देखो ये 90, ये 90, ये 110 और ये सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो 360 आता है। 90 90 180 हो गया। 180 में अगर 110 जोड़ूंगा 290 हो गया। यानी कि आंसर मेरा आया 70, क्योंकि 360 आना चाहिए ना। 290 में मैं क्या जोड़ू कि 360 आ जाए, तो 70 डिग्री इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है बट ये बहुत आसान है। अगर वो चार चीजें जो मैंने आपको कंक्लूजन में लिख के दी थी वो आपने याद करिए। कौन सी चार चीजें? इंक्लाइन एंगल इक्वल होता है, सेंटर पे एंगल इक्वल होता है, एंड 90 डिग्री का बनता है जब रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है और टेंजेंट जो है वो इक्वल होता है। ये चार चीजें याद है, इसको याद रख लेना बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन है सब इसी के बेस पे होने वाले। तो ध्यान से देखो, इफ टेंजेंट PA और PB, तो पहले तो एक सर्कल बनाओ, ये है एक सर्कल और इस पे टेंजेंट PA और PB बनाओ। ये पॉइंट PA मान लो, तो ये PA और ये PB, ठीक है, PA और PB हो गया। और इसको ये यहाँ पे सेंटर O होगा, ये ऐसे मीट कर रहा होगा यहाँ पे और ये ऐसे मीट कर रहा होगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि P2A सर्कल विद सेंटर O, वो तो ऑलरेडी बना दिया। आर द इंक्लाइन टू ईच अदर एट द 80 डिग्री। अच्छा, इंक्लाइन किस पे है? 80 डिग्री पे है। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये पूरा एंगल 80 डिग्री दे रखा है इन्होंने। पूरा एंगल जो इंक्लाइन कर रखा है इन्होंने, इंक्लाइन, वो पूरा एंगल 80 डिग्री दे रखा है, ये कह रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, इन्होंने हमसे पूछा है POA कितना होगा। POA यानी ये वाला एंगल पूछ लिया इन्होंने। ये वाला एंगल कैसे निकाले? अब सोचो। तो यार ध्यान से समझना, देखो ये रेडियस है और ये टेंजेंट। रेडियस टेंजेंट कुछ याद आ रहा है? 90 डिग्री रेडियस टेंजेंट, तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है। रेडियस टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट अगेन 90 डिग्री बन गया। अब ध्यान से देखो, ये 90, ये 90, ये 80 और इसको भी ऐड कर दो पूरे को, तो कितना हो जाएगा? सब मिला करके 360 हो जाएगा। यानी कि 90 और 90 180, 180 में 80 जोड़ो, कितना आएगा? 260 आएगा। अब 260 में क्या जोड़ू? ये पूरा एंगल आएगा, वो पूरा एंगल आएगा, ये पूरा एंगल। कैसे कर रहा हूं मैं यार? सिंपल सी बात है, देखो इन दोनों को जोड़ा तो 180 आया, है ना, और इसको तो 80 आया, प्लस में ये पूरा जो है, ये पूरा इसको मान लो x, तो ये कितना आएगा सब जोड़ने पर? 360। तो x की वैल्यू क्या आएगी? यहां से x की वैल्यू आएगी 100। x की वैल्यू 100 आई, बट हमें x तो निकालना नहीं है, हमें तो निकालना है उसका आधा। कैसे भाई? सिंपल सी बात है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि ये वाला जो एंगल है इतना,
देखो ध्यान से बताता हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, देखो सुनना ध्यान से। ये पूरा एंगल 100 डिग्री आया हमारा, लेकिन मैंने बताया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि 100 को 2 हिस्से में बांटो तो 50 आ जाएगा। तो यही तो हमें निकालना था, पी ओ ए ही तो हमें निकालना था, कितना आया 50। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज मैंने ऑलरेडी थ्योरी कवर कर रखा है, तो इसलिए हम क्वेश्चन को फटाफट कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये वाला क्वेश्चन न जाने कितने बार एग्जाम में पूछा गया, बल्कि जो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे हैं हर बार कभी ना कभी पूछा है, तो मैं हर बार ईयर्स नहीं लिखूंगा, बट आप ये समझ जाना कि बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अच्छा, तो एक काम करते हैं, मैंने बनाया सर्कल, ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाना सारी बात। मैं क्या कह रहा हूं कि इन्होंने एक चीज जो बोली है कि डायमीटर ऑफ सर्कल है, ये सर्कल का डायमीटर है, दिस इज डायमीटर ऑफ सर्कल। तो इन्होंने बोला जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर मान लो, ये डायमीटर ए है और बी, ए बी जो है वो डायमीटर है और इसका जो सेंटर है वो ओ है, ऐसा मान लो। तो इन्होंने बोला है डायमीटर के जो एंड पॉइंट है उस पर अगर मैं टेंजेंट को ड्रॉ करूं, मैं जा रहा हूं टेंजेंट को ड्रॉ करने, मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करा, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ करा, दिस इज अ टेंजेंट, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ करा। इस टेंजेंट का कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, मान लो आपने दे दिया पी क्यू, और यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस टेंजेंट का आप नाम दे दो, मान लो आपने दिया आर एस, आर एस। तो अब हमें करना ये है, हमें गिवन क्या है, गिवन पहले गिवन लिखते हैं ना, तो गिवन हमें ये है कि पी क्यू एंड आर एस वो है टेंजेंट, वो दोनों टेंजेंट है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है हमें, टू प्रूफ, प्रूफ हमें ये करना है इसमें कि जो PQ है वो पैरेलल टू RS है, जो PQ है ना वो पैरेलल है RS के, ये हमें प्रूफ करना है। अब कैसे करें सोचो, तो ये डायग्राम तो मैंने बना दिया है ना, अब हम इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ, लेट्स प्रूफ। अगर मैं प्रूफ करूं तो ध्यान से सुनना आप मेरी बात, क्या जो OA है, OA वो रेडियस है, और रेडियस और ये टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा, फिर तो ये परपेंडिकुलर हो गया, फिर तो परपेंडिकुलर, इधर भी देखो रेडियस OB टेंजेंट परपेंडिकुलर हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ में कि OA इज परपेंडिकुलर टू PQ, और अगर ऐसा है तो एंगल, कौन सा एंगल, OAP, OAP एंगल OAP कितना है 90 डिग्री, ठीक है, और एंगल OAQ वो कितना है, एंगल OAQ वो कितना है, वो भी 90 डिग्री है। ओके, अब दूसरा वाला देखो, जो OB है वो परपेंडिकुलर है RS के, एंड सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि जो OB है वो परपेंडिकुलर है RS के, और अगर ऐसा है तो यहां से हम कह सकते हैं OBR, एंगल OBR वो 90 डिग्री है, और OBS, एंगल OBS वो भी 90 डिग्री है। अब ध्यान से सुनो, जब ये पता चल गया 90 डिग्री है, तो यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री है, कौन सा एंगल, OAP, और ये वाला जो एंगल है OBS ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम अबव ऊपर से हम ये देख सकते हैं कि जो एंगल OAP यानी ये वाला एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OBS, एंगल OBS के इक्वल है ना। तो ये कौन सा एंगल है, क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, देखो Z बन रहा है। अच्छा, मान लो हमें नहीं भी पता कि अल्टरनेट है, हमें ये तो पता है कि ये इक्वल है 90 डिग्री है, और अगर ये 90 डिग्री है तो ऐसा कब इक्वल होता है भाई, जब अल्टरनेट होता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये इक्वल है बिकॉज इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूरा लिख देना इसको, ठीक है। और ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ये वाला, ये OAQ, एंगल OAQ इज इक्वल्स टू एंगल OBR, ये वाला OBR, एंगल OBR, रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक बात बताओ, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, तो ऐसा तो जब ही होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो जब ही बनता है जब लाइन पैरेलल हो, जब दोनों लाइन पैरेलल हो तभी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है। तो हम बोलेंगे हेंस, इसका मतलब है हेंस जो PQ है वो पैरेलल टू RS है, और यही हमें प्रूव करना था। देखो तो इस तरह से करना है सवाल को, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ना आप ना स्टेटमेंट दे रखी हो कि बाकी सारा काम आपको खुद ही करना है अपनी तरफ से, और ये 3 या 4 मार्क्स का, वैसे हाँ 2 मार्क्स का भी एग्जाम में पहले बार, मतलब पहले कभी ये 2 मार्क्स का भी आ रखा है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन्होंने क्या बोला इसमें कि प्रूव करना है हमें दैट द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। इसका मतलब जैसे मान लो मैंने एक सर्कल बनाया और यहाँ पे एक टेंजेंट है मेरा, ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट का नाम मान लो मैंने दे दिया AB, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इसका वो P है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं इसको जहां पे टच कर रहा होता है वो P है, और इसका जो सेंटर है वो O मान लेते हैं। अब हमें ये पता है कि ये यहां से पास करता है रेडियस से, ये चीज हमें पता है, ये चीज हम जानते हैं, और इसी को हमें प्रूफ भी करना है। तो किस तरह से करें, तो इसको ना हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, जैसे जब हम √2 को इरेशनल प्रूफ कर रहे थे तो कॉन्ट्रडिक्शन में हम ये मान रहे थे कि वो रैशनल है, वैसे ही अगर ये कह रहे हैं कि सेंटर से पास हो रहा है, ये प्रूफ करना है, तो हम ये मान लेते हैं कि सेंटर से पास ही नहीं हो रहा, ऐसा मान लेते हैं कि सेंटर से पास नहीं हो रहा, ये एक लाइन मान लेते हैं, ये एक ना हम दूसरी लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे एक्चुअल में। यहाँ पे गिवन में क्या लिखेंगे हम, गिवन में हम ये लिख देंगे कि AB टेंजेंट है, AB टेंजेंट है, P पे टच कर रहा है, ये सारी चीजें लिख देंगे, और टू प्रूफ में हम ये लिख देंगे कि जो ये जो लाइन है मतलब OP जो है, OP इज एट रेडियस, OP इज रेडियस, ये भी बोल सकते हो आप, OP इज रेडियस, ऐसे बोल सकते हो। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे आप, कंस्ट्रक्शन करना सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि वहीं से आपका सॉल्व होगा। कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, देखो इन्होंने मान लेते हैं हम ऐसा, OP इन्होंने बोला तो नहीं कि OP जो है सेंटर से रेडियस से पास कर रहा है, इन्होंने ये बोला है क्या कि OP जो है वो रेडियस से पास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला इन्होंने। तो हम अपनी तरफ से एक लाइन ले लेते हैं जो कि मान लेते हैं कि वो रेडियस से पास हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं। तो हमने क्या करा, एक पॉइंट O लिया, और ये पॉइंट O है, O डैश ले लेते हैं क्योंकि O तो यही है। तो हम मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ये रेडियस से पास हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं हम, ऐसा हम मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट रेडियस से पास हो रहा है, दिस पॉइंट इज पासिंग फ्रॉम द रेडियस। अरे सही से बन जाए, आ रहे हैं, घमंड में है क्या, ज्यादा घमंड आ रहा है तेरे को। तो ये हम मान लेते हैं कि ये पास कर रहा है रेडियस से, तो ये परपेंडिकुलर होगा, है ना। अगर रेडियस से पास करता है तो परपेंडिकुलर होता है, ये चीज हमें ऑलरेडी पता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, कंस्ट्रक्शन किया O डैश P इज रेडियस, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया मैंने, ठीक है। प्रूफ करूंगा, अगर प्रूफ में क्या लिखूंगा मैं, प्रूफ में लिखूंगा कि एज O डैश P इज रेडियस, अगर ऐसा है सो इसका मतलब जो एंगल OPB होगा, एंगल O डैश PB वो 90 डिग्री होगा। ध्यान से सुनना, फिर से बताता हूँ, यहां तक मैं फिर से बताता हूँ। गिवन क्या है, टेंजेंट दे रखा है, P पे टच कर रहा है, O एक पॉइंट है, बट हमें पता नहीं अभी कि वो रेडियस से पास कर रहा है, तो हमने एक ऐसी लाइन मान ली जिसको O डैश P कह रहे हैं जो रेडियस से पास कर रहा है। फिर हम क्या कह रहे हैं, अगर रेडियस से पास कर रहा है, हमें ये बात पता है ना कि रेडियस से पास करता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसीलिए O डैश PB वो 90 डिग्री है। जबकि ऐसा है, जब हमने OP को मिलाया, जब हमने OP को मिलाया तो हमें एक और चीज पता है कि जो OP है वो परपेंडिकुलर होगा PB के, यानी जो OP है ये वाला OP वो इस पूरे के परपेंडिकुलर होगा, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये चीज हमें ऑलरेडी पता है। जब मैं सेंटर से टेंजेंट तक लाइन जोड़ता हूं तो ये परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ऐसे होता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा जबकि OPB जो है ना वो 90 डिग्री है। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1, इसका मतलब ये है, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दो, इसका मतलब OPB एंगल OPB और O डैश PB दोनों इक्वल आ गए 90 डिग्री के। इसका मतलब ये, ध्यान से सुनना, ध्यान से, अब देखो ये इतना एंगल खुल रहा है, ये 90 है, और ये कह रहे हैं ये भी 90 है। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये भी 90 है,
ये वाली लाइन पे देखो, इस पे ये लाइन तो सेम है, ये यहां तक अगर नापे तो ये भी 90 है और ये भी 90 है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा जब भी पॉसिबल है जब ओ डैश पी और ओ पी सेम जगह पे हो। भाई ये पूरा 90 है तो तुम इसको 90 कैसे बोल सकते हो? तुम तो इसको 90 बोलोगे ना। और ऐसा जब भी पॉसिबल है, ऐसा जब भी होगा 90 डिग्री जब भी होगा दोनों, जब ओ डैश पी और ओ पी सेम जगह पे होगा। यानी कि हम बोलेंगे इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये जब भी पॉसिबल है, जब भी पॉसिबल है जब ओ डैश पी कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड विद ओपी। तो इसका मतलब पक्का ये बात है कि जो ओपी है वो पासिंग थ्रू द रेडियस है। क्योंकि देखो ओ डैश पी को हमने रेडियस से पास माना था, बट अब हम इस कंक्लूजन तक पहुंच गए कि ओ डैश पी और ओपी कोइंसाइड कर रहा है। तो ओपी और ओ डैश पी दोनों कोइंसाइड कर रहा है। ओ डैश पी रेडियस से पास हो रहा है तो कोइंसाइड कर रहा है अगर ओपी, तो ओपी भी रेडियस से पास कर रहा होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे हैंस, इसका मतलब हैंस ओपी इज पासिंग थ्रू रेडियस, या फिर ओपी इज रेडियस पासिंग थ्रू रेडियस। सिंपल सी चीज है, ये चीज यहाँ पे हमें प्रूफ हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप किस तरह सॉल्व करना है, पिछले वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। एंड 10.2 एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है ना, इसको जो सॉल्व नहीं करता ना फिर बाद में ना वो पछताता है एक तरह से कि यार ये मैंने ये एक्सरसाइज करी क्यों नहीं। और क्या करते हैं ना बच्चे इसमें ना, पूछते कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जबकि सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंड टाइम में भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो लास्ट में सारे के सारे सवाल को फटाफट देख लो बेशक, बट देख के सारे जाओ, सारे क्वेश्चंस देख करके जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी एक्सरसाइज। 10.2 इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें बोला है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, मतलब अगर ये पूरा का पूरा एक सर्कल है हमारा, तो इन्होंने बोला कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ए है, तो इसको मान लेते ए बी, ये टेंजेंट है। तो इसकी जो लेंथ है ना वो क्या दे रखी है, फ्रॉम अ पॉइंट ए एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। अच्छा सेंटर से ये ना 5 सेंटीमीटर है पॉइंट ए। ध्यान से सुनना, वर्ड में मत फंस जाना, क्योंकि कुछ लोग वर्ड में फंस जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। देखो ए पे जाओ तो ए जो है ना वो इन्होंने दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये पूरा 5 है, और ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर है। लैंग्वेज को ध्यान से समझो, फिर से बताता हूं मैं। देखो बोला है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। जो पॉइंट ए है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर है, वो जो टेंजेंट की लेंथ है वो इज 4, बोला ना इज 4। और हमें फाइंड करना है रेडियस, दिस इज द रेडियस, इसको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, ये 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस कैसे लगाओगे, पाइथागोरस लगाओगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो, आर की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये भी इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे, बस आपको ना वर्ड को समझना, अगर आप वर्ड को डिकोड कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 2 कंसेंट्रिक सर्कल, अच्छा तो बना लो कंसेंट्रिक सर्कल। जैसे एक सर्कल ये रहा और उसके अंदर भी एक और सर्कल है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल हो गए। अब ये कह रहे हैं कि आर ऑफ रेडियस, अच्छा एक की रेडियस 5 है और एक की रेडियस 3 है, ठीक है, इस बड़े वाले की 5 है और छोटे वाले की 3 है। फाइंड लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल जो है उससे एक कोड है, उस पे एक कोड है, ये कोड है, और ये जो कोड है ना ये टच कर रहा है विच टचेस स्मॉलर सर्कल। हाँ कर दिया मैंने उसको टच, ऑलरेडी कर दिया। तो इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो ए बी। एंड सेंटर जो है कंसेंट्रिक सर्कल का, दोनों का सेंटर सेम है। कंसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि दोनों के सेंटर सेम होते हैं। और यहां से एक लाइन खींचो जो कि बेसिकली परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर, क्यों, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। देखो छोटे वाले सर्कल के नजरिए से अगर देखोगे, इस वाले सर्कल के नजरिए से, आपने ना पिछले वाले एपिसोड में वो वाला क्वेश्चन करा होगा एग्जांपल नंबर 1 एनसीईआरटी का, तो उसमें भी सेम यही चीजें थी। क्या छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट बन जा रहा था, बड़े वाले सर्कल के लिए कोड बन जा रहा था। अब ये रेडियस परपेंडिकुलर है इसके, इन्होंने बोला क्या है कि बड़े वाले की रेडियस जो है वो 5 है, यानी अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले लूं, ये पूरी डिस्टेंस, ये पहले इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम मान लो मैंने पी दे दिया। तो एक बात मेरे को बताओ, क्या ओबी जो है, ओबी वो बड़े वाले का रेडियस नहीं है? अरे ध्यान से देखो, ध्यान से, ये पूरा सर्कल, ये डिस्टेंस
सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस बड़े वाले सर्कल का रेडियस ही तो है ये, जो कि OB इज इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा है। और क्या हमें OP भी दे रखा है? हाँ दे रखा है। कैसे? छोटा वाला सर्कल है, क्या OP छोटे वाले सर्कल का रेडियस नहीं है? OP इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉल वाले सर्कल का रेडियस OP है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा OP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके वेरी नाइस। तो OB 5 है, OP 3 है। क्या मैं यहां से PB निकाल सकता हूँ? PB बोलो या BP बोलो, बात वही, निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? हाँ निकाल सकता हूँ। तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस लगा करके। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पे पहले तो एक चीज लिख देंगे, यहाँ पे साइड में हम ये लिख देंगे कि OP लिखेंगे। OP इज परपेंडिकुलर, अबे OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अगर ऐसा है OP AB के परपेंडिकुलर है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि OB का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस में PB का स्क्वायर। OB की वैल्यू डाल दो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस में PB का स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो PB की वैल्यू देखो, ये इधर से लाएगा 25 में से 9 गए तो 16, 16 का अंडर रूट करेंगे तो PB की वैल्यू आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। अच्छा PB आया 4, बट हमें तो निकालना है फाइंड लेंथ ऑफ कोड, हमें कोड की लेंथ निकालना है, पूरा AB निकालना है हमें। एक बात मेरे को बताना ध्यान से, क्या उस वाले सवाल में जो एग्जाम्पल नंबर 1 है कर रखा होगा तभी याद आ रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या हमने ये नहीं देखा था कि ये जो OP है इसने बाइसेक्ट करा था इसको, कि OP जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। OP अगर OP परपेंडिकुलर है इसके तो ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, इसका मतलब बाइसेक्ट कर रहा है इसको, यानी कि जो AP है वो बराबर है PB के। ये बात है। हाँ तो एक बात बताओ, AP की वैल्यू क्या है 4, PB की वैल्यू भी 4 है, दोनों 4 है, दोनों की वैल्यू 4 है। हमें पता लगाना है AB कैसे पता लगाओगे? AB इज द 2 मल्टीप्लाई ऑफ PB, यानी PB का डबल है भाई, सिंपल सी बात है। तो डबल करो क्या आएगा? तो AB की वैल्यू आएगी 8 सेंटीमीटर। इस तरह से सवाल होना, मतलब अगर आपका दिमाग खुल जाता है ना, जो थ्योरम है उसको अप्लाई करना आप सीख जाते हो, दिमाग खुल जाता है। इसमें तो सिर्फ थ्योरम नंबर 1 ही काम आई है ना, बाइसेक्टर वगैरह ये सारी, मतलब एग्जांपल नंबर 1 का एक्सटेंशन है ये। उसको अगर थोड़ा सा बढ़ाऊं और डेटा वगैरह डाल दूं तो वो ऐसा सवाल बन करके आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान था, इसको हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इस क्वेश्चन में बोला है कि क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल एंड उसके अंदर इन्होंने सर्कल डाल दिया और इन्होंने बोला प्रूव करो कि AB प्लस सी डी इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये कैसे प्रूव करें? तो यार देखो ध्यान से समझना कैसे करेंगे इसको हम। एक बात मेरे को बताओ, अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो किस तरह से करें? देखो कि तो अब इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो सिंपल सी चीज है, जो DR है वो बराबर है DS के। कैसे बराबर है सोचो, देखो ध्यान से सुनना, ये टेंजेंट है, ये सर्कल है, DR टेंजेंट, DS टेंजेंट, तो DR और DS बराबर होगा कि नहीं? टेंजेंट है भाई, टेंजेंट जो है वो बराबर होते हैं, हमें पता है ऑलरेडी। तो यहां से हमने देखा DR बराबर DS आ गया। क्यों आया बराबर? बिकॉज इक्वल टेंजेंट, आप यहाँ पे बोल सकते हो इक्वल टेंजेंट, एक्सटीरियर पॉइंट से अगर कोई भी टेंजेंट बनाओगे तो वो इक्वल होगा, और इसको इक्वेशन 1 बोल दो। सिमिलरली ऐसे ही आप बोल सकते हो CR, देखो DR और DS बराबर आ गया, ऐसे ही CR और CQ भी बराबर आ जाएगा। देखो टेंजेंट 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 टेंजेंट, तो CR बराबर CQ आ जाएगा। इक्वेशन 2, रीजन क्या दोगे? सेम। फिर उसके बाद अब ये देखो BP, ये रहा BP और ये BQ बराबर है, BP और BQ बराबर है, क्यों? टेंजेंट। BP BQ बराबर, क्यों? टेंजेंट। BP इज इक्वल्स टू BQ, रीजन क्या है? इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, रीजन सेम, क्योंकि इक्वल टेंजेंट है। यहाँ पे देखो AP बराबर AS, AP AS बराबर है, AP इज इक्वल्स टू AS। इक्वेशन 4 बोल दो, रीजन क्या दोगे? सेम। अब करना कुछ नहीं है, सारी इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड ऑल इक्वेशन, सारी इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो ऐड करके देखो, DR प्लस में CR प्लस में BP प्लस में AP इज इक्वल्स टू DS प्लस में CQ प्लस में BQ प्लस में AS। सबको ऐड अगर हम करें तो DR और CR को ऐड करें, DR प्लस CR, DR प्लस CR, DR प्लस CR क्या हुआ? DC। ये दोनों मिलाकर के क्या हो गया? DC
प्लस में बीपी और एपी प्लस करो, बीपी और एपी, बीपी और एपी, तो एबी हो गया, बीपी और एपी एबी हो गया, तो ये हमारा आया एबी इज इक्वल्स टू डीएस और सीक्यू। डीएस कहाँ है, डीएस और सीक्यू नहीं, इसको ऐड नहीं कर सकते, लेकिन डीएस में बीक्यू को ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं ये भी नहीं, लेकिन डीएस देखो ये रहा डीएस और इसमें हम एएस को ऐड कर सकते हैं, ये डीएस है, इसमें हम एएस को ऐड कर सकते हैं, डीएस में अगर एएस को ऐड करो तो एडी बन जाएगा, तो ये हमारा आ गया एडी, प्लस में सीक्यू और बीक्यू को ऐड करो, सीक्यू और बीक्यू, तो ये बीसी आ गया, ये हमारा आ गया बीसी। और ध्यान से देखो यही चीज तो ऊपर है, डीसी बोलो या सीडी बात वही है, वो वाली लाइन दिखते उससे क्या है, तो इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ, इस तरह से इसको प्रूफ किया, बड़ा सिंपल है ना। हमने थ्योरम लगाई है, थ्योरम नंबर 2 है वो लगाई है, इसमें टेंजेंट इक्वल है वो वाला थ्योरम नंबर 2 है वो हमने इसमें लगाया एंड उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कैसे करना है, इसको बोला है कि एक्स वाई और एक्स वाई डैश ये दोनों टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट पैरेलल है, पैरेलल टेंजेंट दे रखा है इन्होंने। अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट है ए बी, एक टेंजेंट तो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश है जो कि पैरेलल है, एक टेंजेंट ए बी है जो कि सी पे टच कर रहा है, सी उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। फिर उसके बाद इन्होंने ये बोला कि ये टेंजेंट जो है ये ए पॉइंट पे एक्स वाई को ए पॉइंट पे कट कर रहा है और एक्स वाई डैश को बी पॉइंट पे कट कर रहा है, सीधी सी बात है, डायग्राम को डिस्क्राइब कर रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है, डायग्राम बना के दे दिया इन्होंने ऑलरेडी। अब देखो करना क्या है, हमें प्रूव करना है कि जो ए ओ बी है वो 90 है, ए ओ बी यानी ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला ये 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें सोचो, देखो ध्यान से सुनना, यहां पर मैं ओसी को ज्वाइन कर देता हूं, लेट ज्वाइन, आंसर कैसे करेंगे इसका, देखो शुरू के स्टेप जो है ना आपको पता होने चाहिए। लेट्स ज्वाइन, हम ज्वाइन कर रहे हैं किसको, लेट्स ज्वाइन ओसी, ओसी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैंने ओसी को ज्वाइन करा, इसको हटाते हैं, ओसी नॉट मोसी, ओसी को ज्वाइन करा। अगर मैं ओसी को ज्वाइन करूं, ओसी ज्वाइन कर दिया, अब ध्यान से देखना, अब हमें कुछ ऐसा करना है कि मुझे एंगल्स के साथ खेलना आ जाए। एंगल्स के साथ कैसे खेलूंगा, एक काम करते हैं ना कि दो ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ले लेता हूं ओपीवाई, ओपीए, वाई तो उधर है, ओपीए, और एक ले लेता हूं ओसीए, दो ट्राइंगल। अब मैं जा रहा हूं इन ट्राइंगल ओ सी, कौन कौन सा, ओसीए, ओसीए एंड ओपीए, एक ये वाला ट्राइंगल ओपीए, ये वाला ट्राइंगल, और एक ओसीए ये वाला ट्राइंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल ले रहा हूं। तो ध्यान से देखना, अगर इस ट्राइंगल में देखें तो हम, तो एक बात बताओ, जो ओसी है और जो ओपी है वो इक्वल है, क्यों, ध्यान से देखो, सर्कल ओसी और ओपी रेडियस है, ओसी इज इक्वल्स टू ओपी, ओसी इज इक्वल्स टू ओपी, क्यों इक्वल, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। अब ये देखो, ये एपी और ये एसी इक्वल है कि नहीं, क्यों, क्योंकि टेंजेंट है, ये एक पॉइंट है, बाहर एक पॉइंट है, इधर एक टेंजेंट, इधर एक टेंजेंट, ये वाला और ये वाला, तो दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि AC इज इक्वल्स टू AP, क्यों, बिकॉज वो टेंजेंट है इसलिए इक्वल है। और अब ध्यान से देखो, जो OA है वो कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल्स, पहला ट्राइंगल पहला और ये दूसरा, दोनों ट्राइंगल में OA कॉमन है, OA कॉमन है, OA इज इक्वल्स टू OA, वो हमारा कॉमन है, वो कॉमन है। अब देखो साइड साइड साइड, तो ट्रिपल एस रूल से, बाय ट्रिपल एस रूल, ये जो ट्राइंगल है आपस में, ट्राइंगल OCA और ट्राइंगल OPA ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, OCA और OPA कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम बोलेंगे बाय CPCT, CPCT से क्या आएगा, अब बाकी जो भी चीजें बची है वो मतलब सेम हो जाएगी, एंगल्स भी सेम हो जाएंगे, जो भी चीजें वो सारी की सारी सेम हो जाएगी, तो इसमें ये वाले एंगल सेम हो जाएंगे, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम हो जाएंगे, ये दोनों एंगल सेम हो गए। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक काम करेगा, इनको कुछ नाम दे दे, इनका नाम दे देते हैं, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, तो इसको भी 1 बोल दो, इसको भी 1 बोल दो, दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, इसको दोनों को 1 बोल दो, दोनों को 1 बोल दिया मैंने। बाय CPCT क्या आएगा, ट्राइंगल और एंगल POA, एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल COA, एंगल COA, दोनों इक्वल आ गया, इसको एंगल 1 बोल रहा हूं मैं, है ना। अब बिल्कुल ऐसे ही यहां पर नीचे, इधर नीचे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, पहला ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल, तो ये भी सिमिलर होंगे,
जैसे मैंने ऊपर सिमिलैरिटी का रूल खेला है वैसे यहाँ पे भी सिमिलैरिटी का रूल खेल सकता हूँ, बट मैं बार बार एक चीज बार बार रूल को नहीं खेलने वाला, मैं सीधा लिख दूंगा सिमिलरली जो ओ क्यू बी है वो ओ सी बी के वो है कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे बोल दूंगा। मैं बार बार मैं कोई कॉन्ग्रुएंट थोड़ा ना करूंगा कि एक ही मतलब ट्राइंगल्स को बार बार कॉन्ग्रुएंट करके दिखाऊं, नहीं। अब अगली बार मैं सिमिलरली लिख दूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे सिमिलरली, सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही क्या हुआ, बिल्कुल ऐसे जो ट्राइंगल ओ क्यू बी है, ट्राइंगल ओ क्यू बी वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ सी बी के, ओ सी बी के। और अगर ऐसा हुआ है तो मैं क्या कह सकता हूं बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी क्या कह सकता हूं कि ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है ये, क्योंकि ये इन्हीं ट्राइंगल्स में बन रहा है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, दोनों को एंगल 2 बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मैं बोलूंगा एंगल कौन कौन सा, क्यू ओ बी और सी ओ बी इक्वल है, जिसको मैं एंगल 2 बोल रहा हूं। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब ध्यान से देखना, एक बात बताओ, ये पीओ क्यू क्या है, दिस इज डायमीटर, और डायमीटर होगा तो सीधी लाइनें होगी। अब एक काम करते हैं, सभी एंगल्स को जोड़ देते हैं, यानी कि एंगल 1 प्लस में एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 2 सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, है ना। अब ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180, इधर जाएगा 180 बटे 2, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 ये रहा और एंगल 2 ये रहा, दोनों को प्लस करो तो क्या वो AOB नहीं आ गया, ये इक्वल टू एंगल AOB नहीं आ गया। ध्यान से देखो, चाहे देखो एंगल 1 ये रहा और एंगल 2 ये रहा, तो इन दोनों को एंगल 1 एंगल 2 इन दोनों को ऐड करूंगा तो एंगल AOB नहीं आ गया, तो एंगल AOB बराबर क्या आ गया मेरा, 90 डिग्री। इस तरह से मैंने इसको प्रूव कर दिया, बहुत सिंपल तरीके से प्रूफ हो सकता है। देखो पहले तो हमने ये और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, उससे क्यों किया, ताकि हमें ये एंगल्स इक्वल मिल जाए, ये एंगल 1 और 1 इक्वल मिल जाए। सिमिलरली नीचे भी ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके नहीं दिखाया, बट हो गया, सिमिलरली लिख दिया इसीलिए, तो एंगल 2 और एंगल 2 इक्वल आ गया। फिर मैंने सबको ऐड किया तो एंगल सम रूल लगाया मैंने, मतलब 180 हो रहा है, सीधी लाइन है, सीधी लाइनें बन रही है, जिसको बोलते हैं लीनियर पेयर बन रहा है, तो सीधी लाइन है, तो अगर ऐसा है तो 180 डिग्री, और फिर उसके बाद ये 90 आ गया, 1 और 2 को प्लस करेंगे तो वो AOB के बराबर ही है, और AOB 90 डिग्री। इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इससे आसान सवाल कोई हो नहीं सकता, इतना आसान सवाल है। देखो, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, बस लैंग्वेज को समझने की देरी है, फिर सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसे ये सर्कल मैंने बनाया, तो इन्होंने बोला कि अगर मैं एक्सटीरियर पॉइंट से प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दो टेंजेंट बनाओ एक्सटीरियर पॉइंट से, दो टेंजेंट तो एक्सटीरियर पॉइंट से ही बनेंगे ना, और कहां से बन सकते हैं, और कोई जगह है जहां से दो बन सकते हैं, बताओ, नहीं बन सकते ना। तो ये इसको T बोलो, इसको बोलो A, और इसको बोलो B, A और B और T ये अलग अलग, मतलब T पॉइंट है एक्सटीरियर और A और B पे टच कर रहा है, और इसका जो ये रेडियस है, ये जहां पर ये दिख रहा है, ये B पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है ना, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, और ये सेंटर O है। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो क्या ये परपेंडिकुलर होगा, हाँ होगा। क्या ये परपेंडिकुलर है, हाँ होगा। और अब ये क्या रहा है, ध्यान से सुनना, ये दोनों ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा 360 होता है, हाँ, ये दोनों मिलाकर के 90 90 180 हो गया। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच में एंगल, वो ये एंगल है, दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो ये एंगल है, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल इज सप्लीमेंट्री, और जो सर्कल पे जो ड्रॉन करा है, सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे जो ड्रॉन करा है, ये वाला जो एंगल है, ये दोनों, ये मान लो ये वाला एंगल x है और ये y है, तो ये कह रहे हैं कि प्रूव कर दो ये दोनों सप्लीमेंट्री है, यानी x प्लस y जो है वो 180 है, ये प्रूव कर दो ये सप्लीमेंट्री एंगल। अरे यार कितना आसान है, बस एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे OP, आंसर लिखेंगे इसका, देखो कैसे, हम पहले बोलेंगे OA इज परपेंडिकुलर, OA इज परपेंडिकुलर टू TA, OA अगर ऐसा है तो इसका मतलब एंगल
कौन सा वाला, एंगल ए बोल दे रहा, वैसे आप TAO बोलोगे बट मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, तो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही सेम इसी तरह से क्या होगा कि जो OB है वो TB के, OB इज परपेंडिकुलर टू TB हो जाएगा, यानी कि एंगल कौन सा वाला एंगल, एंगल B वो भी 90 हो जाएगा, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 हो जाएगा। अब देखो आमने सामने के एंगल्स जो है उनको प्लस करके 180 आना चाहिए, ये बोला इन्होंने। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देनी है। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू एंगल सम की प्रॉपर्टी लगा दो बस। तो एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लगाओगे, आप बोलोगे x प्लस में एंगल A प्लस में एंगल Y, एंगल x, एंगल A, एंगल Y प्लस में एंगल B इज इक्वल टू 360 होता है, हाँ, और A प्लस B, वो A की वैल्यू 90 डाल दो, यहां भी 90 डाल दो, फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 और 90 और 90 180 हो जाएगा, 90 माइनस 90 कर दो तो ये आंसर आ गया 180, यानी आपका x प्लस वाई जो है वो 180 डिग्री आ चुका है। और यही तो पूछा था, मतलब यही तो प्रूफ करना था, है ना। तो सप्लीमेंट्री एंगल प्रूफ होगा, कितना आसान क्वेश्चन है ना, हमें पता है 90 डिग्री होता है, ये वाला 90 ये 90, तो दोनों मिला के ऑटोमेटिकली 180 ही तो होगा ना, सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एग्जाम में ये भी आ रखा है, क्वेश्चन बोला कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर ना पैरेललोग्राम है, दिस इज पैरेललोग्राम। यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम बना रहा हूँ, देखना ध्यान से, पैरेललोग्राम बना रहा हूँ। वहां पे क्वाड्रिलेटरल बनाया था एक बार, याद है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बस यहाँ पे इसने पैरेललोग्राम बनाया। और पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेललोग्राम, देखो ये A है और ये हमारा B है, ये है C और ये है D, ये है हमारा P पॉइंट, ये है Q, ये है R और ये है S। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो AB अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने के जो साइड्स होते हैं इक्वल होते हैं। इन अ पैरेललोग्राम आंसर हम लिखेंगे, प्रूव करने जाएंगे तो कैसे, इन अ पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम, इसमें क्या होता है पैरेललोग्राम में कि जो AB है, जो AB है वो इक्वल होता है DC के, या फिर CD बोलो, और दूसरी चीज जो AD है वो BC के इक्वल है, AD इक्वल टू BC, ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। तो मतलब आमने सामने के जो साइड्स है दैट आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ऐसा होता है ना। और अब देखो एक चीज यहाँ पे करते हैं जो हमने वहां पे क्वाड्रिलेटरल वाले सवाल में करा था, क्या करा था हमने, हम टेंजेंट्स को इक्वल करते जा रहे थे, वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, देखो dr बराबर ds हो जाएगा, dr बराबर ds, क्यों, इक्वल टेंजेंट, इसीलिए हम इसको बराबर कर सकते हैं, इक्वेशन 1 बोलो। ऐसे ही cr बराबर cr बराबर cq, इक्वेशन 2 बोलो। रीजन क्या है, सेम, बिल्कुल वही चीज कर रहे हैं, 4 बार करेंगे ऐसे, है ना। फिर उसके बाद जो AP है वो AS के बराबर है, जो AP है AP बराबर AS, इक्वेशन नंबर 3, रीजन क्या है, सेम। फिर उसके बाद BP बराबर BP बराबर BQ, इक्वेशन नंबर 4, रीजन क्या है, सेम। अब हमें करना क्या है, सभी इक्वेशंस को ऐड कर देना है, सभी को ऐड कर देना है, और सबको ऐड करने के बाद क्या हो रहा था, डायरेक्ट लिख दूं क्या, dr प्लस RC अगर मैं ऐड करूं तो मेरा क्या आएगा, ये आएगा DC प्लस में AP और BP प्लस करूं अगर मैं तो AB आएगा, AB इज इक्वल्स टू क्या आएगा, दोनों को इक्वल करूं, ये मतलब बच गया क्या, DC और AB यूटिलाइज हो गया तो AD और BC बचा, तो AD प्लस BC आएगा। ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं ना ऐसा, इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में कर रहा हूं, तो ये इसके बराबर आ गया। अब ध्यान से सुनो कि AB जो है वो DC के बराबर है, AB जो है AB वो DC के बराबर है, DC का है, AB जो है DC के बराबर है, DC ये रहा DC, AB इज इक्वल टू DC है और AD इज इक्वल टू BC है, AD इज इक्वल टू BC है। इसका मतलब एक बात बताओ, अगर AB और DC बराबर है, अगर AB और DC बराबर है तो इसकी जगह क्या मैं AB लिख सकता हूँ, DC की जगह DC की जगह AB लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है ना। फ्रॉम इक्वेशन, इसको अपना इक्वेशन 1 बोल सकते हो चाहो तो, इसको फिर 2 3 4 5 बोलना पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम 1, अगर आप 1 से देखो तो आपको पता चलेगा कि AB प्लस AB लिख सकते हो, इसको DC को AB लिख सकते हो और AB तो AB ही है,
और ये जो है ये अपना एडी है, प्लस में बीसी की जगह आप क्या ले सकते हो, एडी दोबारा से। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2ab इज इक्वल्स टू 2ad, 2 ने 2 को मारा तो हमारे पास क्या आ गया, ab बराबर ad। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो ab है वो ad के बराबर है, जो ab है वो ad के बराबर है, यानी ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड वो ad के बराबर है। लेकिन ये कह रहा है कि ab जो है dc के बराबर है, ab जो है वो dc के बराबर है। फिर तो भाई BC किसके बराबर है, ये देखो जरा, BC किसके बराबर है, BC AD के बराबर है। AD का है, AD ये रहा, BC के बराबर है। तो यानी सब सेम साइज के हो गए। इसका मतलब तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस, लास्ट में हम लिखेंगे हैंस, इसका मतलब जो AB है वो बराबर हो गया BC के, वो बराबर हो गया CD के, वो बराबर हो गया AD के, सब बराबर हो गए। और अगर सब बराबर हो गए, हैंस इट इज रोम्बस, हैंस इट इज रोम्बस। सो यहाँ पे सो लिख देना, यहाँ पे सो लिख देना और यहाँ पे लिखना हैंस इट इज रोम्बस, ये रोम्बस है। तो इस तरह से ये रोम्बस बन गया। इस जैसे ये सवाल अभी हमने किया था ना क्वाड्रिलेटरल वाला, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको भी करा है सेम तरीके से, जो कि स्टेप्स यहाँ पे फॉलो, मतलब ये एक्स्ट्रा चीज आई है बस और ये प्रूफ हो गया है। बाकी ये सेम एज इट इज वही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इन्होंने ट्राइंगल के अंदर सर्कल घुसा रखा है। तो ये अब ये कह रहे हैं ये 6 है, ये 8 है। एंड इन्होंने हमसे पूछा है कि ए बी और ए सी कितना है, ए बी ये पूरा है और ए सी ये पूरा है। एक बात मेरे को बताओ, अगर ये 6 है, ये टेंजेंट है, सर्कल टेंजेंट ये 6 है, तो क्या ये भी 6 होगा? पहले तो एक काम करो, अलग अलग पॉइंट्स नाम दे दो। मान लो मैं कुछ नाम देना चाहता हूँ, ए बी सी दे दिया इन्होंने, डी ई एफ दे देता हूँ नाम, और सभी को मैं मिला देता हूँ। इसको भी मिला दिया, इसको भी मिला दिया, इसको मिला दिया, इधर भी मिला दिया मैंने इसको। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ देखना ध्यान से, समझ आएगा। ये सब मिला दिया, ये भी मिला रहा हूँ एंड इसके बाद ये भी मिला रहा हूँ। अब अगर ये 6 है तो क्या ये भी 6 होगा? हाँ, ये भी 6 होगा। फिर इसके बाद अगर ये 8 है, ये टेंजेंट 8 है, तो क्या ये भी 8 होगा? हाँ, तो ये भी 8 होगा। इसको मान लो x, इस पूरे को इतने को मान लो x, और अगर ये x है, ये टेंजेंट अगर x है, तो क्या ये भी x होगा? हाँ, ये भी हमारा x होगा। एक बात बताओ, अगर मेरे को x मिल गया तो उसमें मैं 6 ऐड कर दूंगा, मेरा AC आ जाएगा, और अगर मुझे x यहाँ मिल गया तो उसमें मैं 8 ऐड कर दूंगा, मेरा AB आ जाएगा। बस ये तो करना है, बट इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, ये सवाल दो तरह से आता है, या तो इसमें एरिया ऑलरेडी दे रखा होता है, या तो एरिया नहीं दे रखा होता। एरिया किसका? ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया अगर नहीं दे रखा है तब कैसे करना है, और दे रखा है तब कैसे करना है। दे रखा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं दे रखा, मान लो कि इसकी सारी साइड्स अलग अलग है। ट्राइंगल के साइड्स क्या है? ट्राइंगल के साइड्स है 6 प्लस एक्स, पहला साइड है 6 प्लस एक्स, दूसरा साइड क्या है अपना, दूसरा साइड है 6 प्लस 8 क्या हो गया, ये हो गया 12 14, तो ये 14, दूसरी साइड है 14, और तीसरी साइड क्या है, वो है 8 प्लस एक्स। तो ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स है। क्या आपको एक चीज पता है कि जब ट्राइंगल की साइड्स अलग अलग होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं एरिया निकालने के लिए? सारे के सारे साइड्स अलग हैं, तो क्या हम उसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं? क्लास 9th में पढ़ा था हीरोन्स फॉर्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना, याद आ रहा है? अंडर रूट में होता है। तो वही चीज हम करने जा रहे हैं। ये हमारा ए है, ये पहली साइड है, ये दूसरी साइड है, और ये तीसरी साइड है। एस कैसे निकालते थे? सबको ऐड करके और 2 से डिवाइड करके, यानी कि a प्लस बी प्लस सी करके और 2 से डिवाइड करके, तो सबको ऐड कर दो। तो ये अपना हो गया 6 और 8 कितना हो गया, 14, 14 1 14, 28, ये हो गया 28 प्लस में 2x, x और x 2x डिवाइडेड बाय 2, तो ये अपना आ जाएगा 14 प्लस में x, ये आ गई s की वैल्यू, दिस इज s, ये s है अपना। तो हीरोन्स फॉर्मूला में लगा दो इसको अब, क्योंकि एरिया इसको इसी तरीके से करते हैं। एरिया लगाने का, यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल, एबीसी। पूरा एबीसी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी था और एस माइनस सी था, और ये पूरा अंडर रूट के अंदर था। तो एस की वैल्यू क्या है, 14 प्लस एक्स, और इधर 14 प्लस एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या है, 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस एक्स रख दो यहाँ पे। फिर इसके बाद इसको ब्रैकेट में डाल दो, और यहाँ पे s माइनस बी करना है। s की वैल्यू क्या है, 14 प्लस एक्स माइनस बी, यानी कि 14 करना है। फिर उसके बाद ब्रैकेट,
फिर s माइनस सी, यानी कि s की वैल्यू क्या है 14 प्लस x है, और माइनस में c की वैल्यू क्या है अपनी 8 प्लस x है, 8 प्लस x है। इनको बस सॉल्व करना है, अब और कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करो। और ये पूरा अंडर रूट में है, इसको ऐसे मत छोड़ना, ये पूरा अंडर रूट में, तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 14 प्लस एक्स, और इधर क्या होगा 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, है ना। और इधर होगा 14 कट गया, तो बचेगा सिर्फ इधर, सिर्फ एक्स बचेगा, इधर ओनली एक्स बचेगा। और इधर क्या बचेगा 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स। अब देखो कुछ कट रहा है, प्लस एक्स और माइनस एक्स कट गया, यहाँ पे 14 माइनस 8 बचा है। तो और अंडर रूट लगाना मत भूलना, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर रूट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा 14 प्लस एक्स, दिस इज 14 प्लस एक्स, और ये भी कट गया, प्लस माइनस कट गए। 14 में से 6 अगर गया तो कितना बचा, 14 में से 6 गए तो 8, मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 14 में से अगर 8 गया तो कितना बचा 6, 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। और फिर इसको ले लो अंडर रूट में, अब इसको ऐसे छोड़ दो, है ना। ये आपका एरिया आ गया है, दिस इज द एरिया। अब एरिया यहाँ पे आ गया, ये एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ एबीसी, एबीसी का एरिया। ये जो एरिया आपका आया है ना, इसको साइड में लिख के रख लो, क्योंकि अभी हमने हीरोन्स फॉर्मूले से निकाला, अब हम किसी और तरीके से एरिया निकालेंगे। जो हमारा हीरोन्स फॉर्मूले से आया वो एरिया क्या है, वो है 48x, 8 6 48, 48x और 14 प्लस एक्स, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं 48x और 14 प्लस एक्स, ये हमारा एरिया आया है हीरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम दूसरे तरीके से निकालते हैं इसका एरिया, जो कि है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला, उस तरीके से निकालते हैं। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाने जाऊंगा मैं, ध्यान से देखो। ये पूरा ट्राइंगल है, तो पूरे ट्राइंगल का एक साथ एरिया तो निकाल लिया मैंने, बट अब मैं टुकड़ों में निकालूंगा, टुकड़ों में एरिया निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, अगर मुझे पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया अगर मेरे को निकालना है, पूरे का एरिया अगर मेरे को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जो ये वाला ट्राइंगल है एओसी, ट्राइंगल एओसी, इसका एरिया प्लस में ट्राइंगल बीओसी, इसका एरिया, ट्राइंगल बीओसी का एरिया प्लस में ट्राइंगल एओबी का एरिया, ट्राइंगल एओबी का एरिया, इन सब का एरिया जो है मैं प्लस कर दूंगा। बस ये चीज करना है, देखो खुद देख लो, एओसी बीओसी और एओबी, इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं, इन सबके एरिया को ऐड करता हूं, तो क्या ये इसके बराबर आएगा, जो कि पूरे ट्राइंगल का एरिया था, हीरोन्स फॉर्मूले से हम लेकर के आए थे। तो वही चीज मैं करने वाला हूं। तो अब जो ट्राइंगल एओसी है उसका एरिया क्या होगा, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना है, तो हाफ लिख देता हूं यहाँ पे, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है यहाँ पे इस ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल है एओसी, इसका बेस क्या है, इसका बेस है 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, ये इसका बेस है। हाइट क्या है इसकी, ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है, इस ट्राइंगल की हाइट ही है। और ध्यान से देखो, क्या ये रेडियस है, क्या ये रेडियस है, और रेडियस हमें 4 दे रखी है इस ट्राइंगल में, क्वेश्चन में देखो जाकर के रेडियस हमें 4 दे रखा है इन्होंने, तो रेडियस 4 दे रखा है, प्लस में हाफ इंटू बेस, कौन से वाले ट्राइंगल में, बीओसी में, बीओसी में बेस क्या है, बेस है 6 प्लस 8 क्या होगा हमारा 14, 14 मल्टीप्लाई हाइट क्या है 4, प्लस में हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इस वाले ट्राइंगल का, देखो बेस क्या है 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, और हाइट क्या है, हाइट यानी यही सेम रेडियस ही है वो, तो 4। तो अब ध्यान से देखो, यहां से इसने इसको काटा तो ये 2 आ गया, इसने भी इसको काटा तो ये भी 2 आ गया, इसने भी इसको काटा तो 2 आ गया। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो कॉमन आ रहा है सब में, सबके पास 2 रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास है 6 प्लस एक्स, यहाँ पे फिर है प्लस में 14, फिर प्लस में 8 प्लस एक्स है ना। इसको सॉल्व कर दो, ये क्या आएगा 6 और 8 14, 14 14 28, 28 प्लस 2x, 28 प्लस 2x, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, है ना। तो ये हमारा क्या आएगा, दिस विल बी कम्स आउट टू बी 56 प्लस 4x। तो यार एक बात बताओ, जब हमने इसको देखा ट्राइंगल एबीसी,
तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसके टुकड़े करके हमने जो फॉर्मूला देखा तो वहां से एरिया ये आ रहा है 56 प्लस 4x, जबकि जो हीरोन्स फॉर्मूला है वहां से एरिया ये आ रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को क्या मैं इक्वेट कर सकता हूं, अरे ये भी ट्राइंगल एबीसी का ही एरिया है और ये भी ट्राइंगल एबीसी का ही एरिया है, तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं, दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो देखो 48x जो है ना, 48 का प्राइम फैक्टर करो थोड़ी देर, क्योंकि मैं कुछ बाहर लेना चाहता हूँ। 48 का प्राइम फैक्टर करो, 2 से करोगे तो 24 आएगा, फिर 2 से करोगे तो इसका 12 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 6 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 3 आएगा, फिर 3 आएगा, है ना। तो ये किसके जोड़े बन रहे हैं, 2 और 2, मतलब इसको 4 का जोड़ा बन रहा है, मतलब 4 को बाहर ले सकता हूँ, 3 को अंदर छोड़ सकता हूँ, यानी कि ये आएगा 4 3x, 4 3x, 4 बाहर 3x और अंदर क्या है 14 प्लस x, अंडर रूट में ले लो, इसको इक्वल कर दो इसके 56 प्लस 4x को। अब एक काम करो, ये यहाँ पे आप 4 को कॉमन ले सकते हो, 4 को अगर आप कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 14, 14 प्लस 4x, नहीं 4 तो कॉमन ले लिया आपने, यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करोगे इससे, यानी कि एक काम कर सकते हो, देखो 4 कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये बचेगा 14 प्लस में x, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 4 ने 4 को मारा। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो इधर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस x का होल स्क्वायर, जबकि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x और 14 प्लस x, है ना। स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा आपस में, इधर भी देखो, इधर स्क्वायर करो और इधर भी स्क्वायर करना, इधर भी स्क्वायर करना, तो स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, तो ये हमारा एज इट इज आ जाएगा सेम। ये तो 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन चुका है। इसको सॉल्व करो तो ये क्या आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 14×42x प्लस में 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको करो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 196 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 28x। अब इसको सॉल्व करो तो x वाले सबको एक तरफ ले लो, इधर लेके आओ इसको, 3x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर और इधर है प्लस में 42x और इसको इधर लेके आओ 28x, इसको इधर लेके आओ माइनस 196 इज इक्वल्स टू 0। इसको देखो ये आ गया 2x स्क्वायर और 42 में से अगर 28 गए तो क्या आएगा, ये आएगा 4 और ये आएगा 14, तो 14x माइनस में 196 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि सारी इक्वेशन 2 से डिवाइड, ये इक्वेशन पूरी 2 से डिवाइड हो सकती है, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 निम, फिर उसके बाद ये आ जाएगा 98 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरह से सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइजेशन से कर सकते हो या फिर आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो। फैक्टराइजेशन ज्यादा आसान रहेगा, फैक्टराइजेशन से करोगे अगर आप, तो फैक्टराइज कर देते हैं इसको, सबसे बढ़िया रहेगा। फैक्टराइज अगर मैं करूं तो ये कैसे फैक्टर होगा, 98 है ना, माइनस का 98 है, तो हम इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ कोई प्लस है क्या कहीं पे, क्योंकि 42 और हाँ यहाँ पे प्लस है, वही तो मुझे डाउट हुआ कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए। 42 में से 28 गया तो प्लस 14x आएगा ना, इसीलिए तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 आ गया। अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करें तो फैक्टराइजेशन करने के बाद 98 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 14 मल्टीप्लाई 7, 14 सत्ते 98 होता है, इसीलिए तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर और माइनस में 14x और माइनस में 7x प्लस होगा, सॉरी प्लस 14x और माइनस 7x और यहाँ पे आएगा हमारा माइनस 98 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं तो ये आ गया x प्लस 14 और यहाँ पे माइनस 7 कॉमन ले सकते हैं तो ये आ गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 जो है वो कॉमन ले लो, x प्लस 14 कॉमन और इधर आएगा x माइनस 7। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है माइनस 14, माइनस तो पॉसिबल इंग्लिश में माइनस कैसे हो सकता है, तो यहाँ से x की वैल्यू 7 आ रही है, यानी कि 7 ठीक है। चलो अब हमें AB निकालना है और AC निकालना था, तो AB में क्या करेंगे, AB निकालने के लिए 8 में अगर हम 7 जोड़ दें तो AB क्या आ रहा है, AB की वैल्यू क्या आ रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, AB की वैल्यू आ रही है x प्लस 8, यानी कि 7 प्लस x की जगह 7 लिख दूं,
7 और 8 कितने हो गए 15। तो ए बी की वैल्यू 15 आ रही है और AC की वैल्यू क्या आ रही है, AC आ रहा है 6 प्लस एक्स यानी 6 प्लस 7, तो ये हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इस सवालों को कर सकते हैं। मतलब हमने करा कुछ नहीं, देखो क्या बस कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। हमने हीरोन्स फॉर्मूले से पहले पूरा एरिया निकाला देख करके, एस एस माइनस एस फॉर्मूले से निकाला, फिर उसके बाद हमने उसको इक्वल कर दिया टुकड़ों में जो जोड़ा हमने एरिया को उससे। तो ये करने के बाद हमारा कैलकुलेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। इसीलिए चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 10 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारी चीजें, हीरोन्स फॉर्मूला पिछली क्लास में सारी चीजें पढ़ ली, तब जाकर के इतनी सारी चीजें अप्लाई हो रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, दी बेस्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको ना बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि इससे ना 2-3 कॉन्सेप्ट आपके प्रैक्टिस हो जाते हैं एक साथ ही, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें कैसे करना है ये वाला सवाल, इन्होंने बोल रखा है, ये डायग्राम हमने खुद बनाया है, ये देते नहीं है। प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्कल, मतलब क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर सर्कल बना हुआ है। तो इन्होंने बोला है जो ऑपोजिट साइड है, ये वाला और ये वाला साइड है मान लो, तो वो जो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है ना, मतलब जैसे इसने पहले इसको ऐड जोड़ देते हैं सबको, इसको मैंने जोड़ दिया, ये जोड़ दिया और इसको भी मैंने जोड़ दिया। तो ये कह रहे हैं कि ये वाला जो साइड है, इसने जो एंगल बनाया सेंटर पे, उसने कौन सा एंगल बनाया, ये पूरा एंगल बनाया। और इस वाले जो साइड है, इसने जो एंगल बनाया, इसने कितना एंगल बनाया, ये पूरा। तो इन एंगल को और इस एंगल, इन दोनों एंगल को जब मैं जोड़ूं तो ये सप्लीमेंट्री आना चाहिए, सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री आना चाहिए। ये चीज है, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करें प्रूफ, देखो सिंपल है, बस एक चीज समझना कि सब सारे पॉइंट्स को जोड़ दो आप। ये एंगल हटाओ अभी थोड़ी देर के लिए, ये तो सेंटर O है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो आपस में, ये भी जोड़ दो एंड इसको भी जोड़ दो। अब करना ये है आपको कि ये तो सेंटर O है, दिस इज O, ये O है। तो अब आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है। कौन से, कोई दो ट्राइंगल्स होंगे उसकी कॉन्ग्रुएंसी, APO, ट्राइंगल APO, ये वाला ट्राइंगल, हम क्या करेंगे इन ट्राइंगल, इसका आंसर हम क्या करेंगे इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ASO, इसके अंदर जाएंगे ट्राइंगल ASO। तो अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो AP बराबर AS, क्यों AP बराबर AS क्यों, सोच के बताओ क्यों बराबर है, AP बराबर AS क्यों है, एक बार कमेंट करके बता दो ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको कुछ आ रहा है समझना कि नहीं आ रहा। AP बराबर AS क्यों है, ये आप बताओगे कमेंट में, मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताओगे कमेंट में कि AP बराबर AS क्यों है। बहुत देर से हम दिमाग चलाए जा रहे हैं, तो अब तो पता ही चल गया होगा, लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और जो AO है, AO वो कॉमन है, AO जो है वो कॉमन है, वो हमारा कॉमन है, दैट इज कॉमन, वो हमारा कॉमन है। और जो OS है और OP है, OS और OP वो रेडियस है, OS इज इक्वल टू OP, वो क्या है रेडियस इक्वल नहीं होते। तो अब देखो तीन साइड्स इक्वल आ गई, और तीन साइड इक्वल आ गई तो इसका मतलब ट्राइंगल जो APO है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ASO के, कौन से रूल से, बाय ट्रिपल एस रूल से हो गया। अच्छा अगर ऐसा है तो मैं CPCT से ये नहीं कह सकता कि ये वाला जो एंगल है, देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है इस ट्राइंगल के अंदर। बाय CPCT मैं कह सकता हूं कि एंगल, इसके ना एंगल्स के नाम दे देते हैं, एक काम करते हैं एंगल्स के नाम दे देते हैं। जैसे मान लो मैंने इसका नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2, इसका नाम दे दिया 3, इसका नाम 4, एंगल्स के नाम दे रहा हूं मैं, इसका 5, इसका नाम दे दिया मैंने 6, इसका नाम दे दिया 7, इसका नाम दे दिया 8। तो सभी एंगल्स के नाम दे दिया। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आया, यहां से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आया। सिमिलरली ऐसा ही होने वाला है, मान लो यहां पे तो मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स लिए, जैसे ये पूरा सर्कल है, इसमें मैंने एक ट्राइंगल और एक ये लिया, दो ट्राइंगल्स लिए। ऐसा ही मैं यहाँ भी तो कर सकता था, इधर भी तो ले सकता था, एक ट्राइंगल ये ले लेता, एक ट्राइंगल ये ले लेता। और अगर ऐसा करता मैं तो क्या होता, सिमिलरली ऐसा करता अगर मैं, तो एंड में क्या होता, CPCT से क्या आता, एंगल 7 और एंगल 8 बराबर आता, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 आता। और अगर इधर कर रहा होता, इस ट्राइंगल के साथ अगर ऐसा कर रहा होता सिमिलर, तो एंगल 5 बराबर एंगल 6 आ रहा होता, एंगल 5 बराबर एंगल 6 आ रहा होता। और अगर इधर कर रहा होता ट्राइंगल के साथ, इस वाले ट्राइंगल के साथ अगर मैं कर रहा होता, तो एंगल 3 बराबर
एंगल 4 आ रहा होता। ये चीज समझ आई। अब देखो एक काम करते हैं, सभी एंगल्स को अगर मैं जोड़ू 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको जोड़ू तो कितना आएगा, तो क्या आंसर मेरा 360 आएगा अगर मैं सबको जोड़ू। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 अगर मैं सबको जोड़ू तो क्या 360 आएगा? हाँ आएगा। अब देखो इधर एंगल 1 और एंगल 2 दोनों सेम है, तो क्यों ना मैं इसको भी एंगल 1 ही लिख दूं। एंगल 2 को मैं एंगल 1 ही लिख सकता हूं क्योंकि दोनों सेम है ना, तो ऐसा मैं कर सकता हूं। और ये एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, तो मैं एक काम करता हूं कि ध्यान से सुनना, हमें करना क्या है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो AOB है, AOB पहले देखो प्रूफ क्या करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे छेड़ेंगे सारी चीजें। हमें प्रूफ करना है कि एंगल AOB, एंगल AOB ये वाला जो एंगल है प्लस में एंगल COD, COD एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना है ना। तो अभी क्या करो, AOB मतलब क्या है, AOB का मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 है। AOB ये पूरा है एंगल 2 प्लस एंगल 3, AOB मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस में COD मतलब एंगल 6 प्लस एंगल 7, एंगल 6 प्लस एंगल 7 और ये पूरा मिला करके ये सब हमें 180 डिग्री लेकर के आना है। तो अब इसको इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करो, यानी कि जो ये सारे के सारे नंबर्स है ना, आपने सारे एंगल्स को प्लस करके 360 लेकर के आए। अब कुछ ऐसा करो कि जो आप अगला स्टेप लिखो उसमें 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी 1 नहीं है, उसमें सिर्फ क्या होना चाहिए 2 3 6 और 7 होना चाहिए बस, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगले स्टेप में सिर्फ 2 3 6 और 7 होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 को रिप्लेस करके क्या मैं 1 की जगह 2 लिख सकता हूं? ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमारे आंसर में 2 है ना, इसीलिए। मतलब मैं यहाँ से रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं पीछे देख रहा हूँ जाकर के कि आंसर तक कैसे पहुंचू। मुझे तो ये समझ आ गया कि ये वाला प्लस ये वाला इक्वल करना है 180 के, तो उससे मैंने देखा AOB यानी 2 और 3 एंगल को प्लस करना है और COD यानी 7 और 6 और 7 को प्लस करना है। तो अब मुझे देखना पड़ेगा ऐसे स्टेप जिसमें सिर्फ ये हो। तो 1 की जगह मैं 2 लिख सकता हूं क्योंकि 1 और 2 जो है वो इक्वल है। प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 दिखना चाहिए इसमें, हाँ एंगल 3 दिखना चाहिए, बट एंगल 4 नहीं दिखना चाहिए। तो एंगल 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3, क्योंकि 4 और 3 इक्वल है। तो एंगल 3 प्लस में एंगल 5 दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। तो एंगल 5 की जगह क्या लिखूं, एंगल 5 की जगह एंगल 6 लिख सकता हूं, एंगल 6, और यहाँ पे दोबारा से एंगल 6 है। फिर उसके बाद एंगल 7 दिखना चाहिए, हाँ एंगल 7 दिखना चाहिए, प्लस एंगल 8 की जगह मैं 7 लिख सकता हूँ, हाँ 7 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7 प्लस ये इक्वल टू मतलब 360 आ गया। यहां से 2 कॉमन ले लोगे, सब में से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा अंदर, एंगल 2 3 6 और 7, एंगल 2 3 6 और 7 बचेगा जो कि 360 के बराबर आएगा। इसको डिवाइड कर दोगे तो ये 180 आएगा। अब देखो 2 प्लस 3 मतलब AOB, 2 प्लस 3 मतलब एंगल AOB प्लस 6 प्लस 7 यानी COD, एंगल COD। मतलब इस सवाल को मैं उल्टा कर रहा हूं, उल्टे तरीके से। उल्टा मतलब उल्टा क्यों करा, क्योंकि मुझे पता है ना ऑलरेडी कि आंसर क्या चाहिए। तो अब मेरा प्रूफ हो गया कि एंगल AOB और COD प्लस करने पे 180 आ रहा है, यानी कि ये सप्लीमेंट्री है एक तरह से। तो इस तरह से मैंने इसको प्रूव किया। स्टेप्स को दोबारा से देख लो एकदम अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सर्कल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बट हमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, कोई थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन देखने हैं एग्जाम में जो पूछे गए हैं, तो उसको हम नेक्स्ट एपिसोड से देखेंगे। जब तक अगर आपको इसके बाकी के एपिसोड देखने हैं तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो, और अगर आपको ट्रायंगल देखना है तो इस वाले प्लेस पे क्लिक करो। जब इस वाले प्लेस पे क्लिक करोगे तो मैं आपको वही मिलूंगा चीजों का एक्सप्लेन करते हुए, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हुए। एंड डीपीपी सॉल्व कर लेना भाई, बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं आप सबके लिए।